हेलो फ्रेंड्स, रेखा सिंह चैनल में आपका स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय। सिद्धार्थ गौतम किस प्रकार बोधिसत्व से बुद्ध बने, पहला भाग, जन्म से प्रवृत्ति। मैंने उनके बारे में शुरू से बताना शुरू किया है, कुल से। तो अगर आपने मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं की है चैनल, तो आप प्लीज़ रेखा सिंह चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और ऑल बटन प्रेस कर लें ताकि सारी वीडियो आपको मिल सकें, जो पहले भी पड़ी हुई हैं और बाद वाली भी, ताकि आपको उनकी कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संघ के साथ मतभेद, इससे पहले वाली थी साक्य संघ में दीक्षा। साक्य संघ में दीक्षा लेने के बाद कुछ मतभेद पैदा हुए, तो वो क्या मतभेद है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। संघ के साथ मतभेद। सिद्धार्थ को साक्य संघ का सदस्य बने हुए 8 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। वह संघ का अत्यंत समर्पित और पक्का सदस्य था। जितनी रुचि उसे निजी मामलों में थी, उतनी ही रुचि वह संघ के मामलों में भी रखता था। संघ के सदस्य के रूप में उनका आचरण एक उदाहरण था और उनके स्वयं का सबका प्रिय बना लिया था। यानी इतना अच्छा सा अपना व्यवहार रखते थे संघ में, तो वो सबके प्रिय बन चुके थे। उनकी सदस्यता के 8वें वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो शुद्धोधन के परिवार के लिए दुखद बन गई और सिद्धार्थ के जीवन में संकटपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। इस दुखद प्रकरण का आरंभ इस प्रकार हुआ। शाक्यों के राज्य की सीमा से सटा हुआ कोलियों का राज्य था। रोहिणी नदी दोनों राज्यों के विभाजक रेखा का काम करती थी, यानी दोनों राज्यों के बीच में से रोहिणी नदी निकली हुई थी। शाक्य और कोलिय दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने अपने खेत सींचते थे। हर फसल पर उनका आपस में विवाद होता था कि कौन रोहिणी के जल का पहले और कितना उपयोग करेगा पानी का। यह विवाद कभी कभी झगड़ों में बदल जाता और कभी कभी झगड़े लड़ाइयों में बदल जाते थे। जिस वर्ष में सिद्धार्थ की आयु 28 वर्ष की थी, उस वर्ष रोहिणी के पानी को लेकर शाक्यों के नौकरों और कोलियों के नौकरों के बीच एक बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों ओर के लोग घायल हुए। इसका पता चलने पर शाक्यों व कोलियों ने सोचा कि इस विवाद को सदा सदा के लिए युद्ध द्वारा हल कर दिया जाना चाहिए। अतः शाक्यों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के प्रश्न पर विचार करने के लिए शाक्य संघ का एक अधिवेशन बुलाया। संघ के सदस्यों को संबोधित करते हुए सेनापति ने कहा, हमारे लोगों पर कोलियों ने आक्रमण किया है, इसलिए हमारे लोगों को पीछे हटना पड़ा। कोलियों ने इससे पहले भी अनेक बार ऐसी आक्रामक कार्रवाइयाँ की हैं। हमने अब तक उन्हें सहन किया है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं चल सकता। इसे रोका जाना चाहिए और इसे रोकने का एक ही रास्ता है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। मेरा प्रस्ताव है कि कोलियों के विरुद्ध यह संघ युद्ध की घोषणा कर दे। जो विरोध करना चाहें वे बोले। सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़े हुए और बोले, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। युद्ध से किसी प्रश्न का समाधान नहीं होता। युद्ध छेड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इससे एक दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो जाएगा। किसी की हत्या करने वाले को कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल ही जाता है। जो किसी को जीतता है उसे कोई दूसरा जीतने वाला मिल ही जाता है। जो आदमी किसी को लूटता है उसे कोई दूसरा लूटने वाला मिल ही जाता है। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरे विचार में शाक्यों को कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में जल्दबाजी
नहीं करनी चाहिए। पहले सावधानी से इस बात को जांच परख कर लेनी चाहिए कि वास्तव में दोषी पक्ष कौन सा है। मैंने सुना है कि हमारे आदमी भी आक्रामक रहे हैं। यदि यह सत्य है तो स्पष्ट है कि हम भी निर्दोष नहीं हैं। सेनापति ने उत्तर दिया, यह ठीक है कि हमारे आदमी आक्रामक थे, लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि पहले पानी लेने की बारी हमारी ही थी। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, इससे स्पष्ट है कि हम भी सर्वथा दोष मुक्त नहीं हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम अपने में से 2 आदमी चुनें और कोलियों से भी कहा जाए कि वे भी अपने में से 2 आदमी चुनें और फिर ये चारों मिलकर एक 5वां आदमी चुनें। ये 5वां आदमी मिलकर झगड़े का समाधान करें। सिद्धार्थ गौतम ने संशोधन हेतु जो प्रस्ताव रखा उसका विधिवत समर्थन हो गया, किंतु सेनापति ने संशोधन का विरोध किया और कहा, मुझे विश्वास है कि जब तक कोलियों को कठोर दंड नहीं दिया जाता तब तक उनका यह संत्रास समाप्त नहीं होगा। अतः प्रस्ताव और संशोधन पर मत लेना आवश्यक हो गया। पहले सिद्धार्थ के संशोधन का प्रस्ताव ही मत के लिए प्रस्तुत हुआ, वह बहुमत से अमान्य हो गया। तब सेनापति ने स्वयं अपने प्रस्ताव पर मत मांगे। सिद्धार्थ गौतम ने फिर खड़े होकर विरोध किया। उनसे कहा, मेरी संघ से प्रार्थना है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाए। शाक्य और कोलिय निकट संबंधी हैं। यह बुद्धिमानी नहीं है कि वे एक दूसरे को बर्बाद करें। सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम के तर्क का घोर विरोध किया। उसने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध में खत्तियों यानी क्षत्रियों के लिए कोई अपने पराये का भेद नहीं किया जा सकता। उन्हें राज्य के हित में अपने सगे भाइयों से भी लड़ना होगा। बलि कर्म ब्राह्मणों का कर्तव्य है, युद्ध करना क्षत्रियों का कर्तव्य है, व्यापार करना वैश्यों का कर्तव्य है और सेवा करना शूद्रों का कर्तव्य है। इस तरह का सेनापति का कहना था। हर वर्ग को अपना अपना कर्तव्य निभाने में ही पुण्य है। शास्त्रों की ऐसी ही आज्ञा थी उस टाइम। इसी तरह से चलता था सब कुछ। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि धर्म तो इस बात को मानने में है कि वैर से बैर कभी शांत नहीं होता। यह केवल अवैर यानी प्रेम से ही शांत हो सकता है। सेनापति अधीर हो उठा और बोला, इस दार्शनिक शास्त्रार्थ में पढ़ना बेकार है। स्पष्ट बात तो यह है कि सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य है। हम संघ का मत लेकर इसका निश्चय करेंगे कि संघ का क्या विचार। तब क्या हुआ, सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर लोगों के मत मांगे और भारी बहुमत से वह प्रस्ताव पारित हो गया। तो ये था सिद्धार्थ गौतम का संघ से मतभेद। वो लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते थे और इसी तरह से वो अपने हिसाब से समझा रहे थे कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, आपसे समझौता बैठकर मिलकर एक दूसरे की बात को समझकर किया जाए ताकि युद्ध ना हो। और युद्ध होने से क्या होगा, दोनों ही पक्ष की हानि होगी और उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो उन्होंने युद्ध करने से मना किया। तो ये था उनका मतभेद। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ 15वां अध्याय, देश छोड़ जाने का प्रस्ताव। तो ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स।